हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो 12th इंग्लिश कंपलसरी के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। इस वीडियो में अपन एक चैप्टर की समरी पढ़ेंगे और ये जो चैप्टर है वो 12th इंग्लिश कंपलसरी की एक बुक है जिसका नेम है पनोरमा। और पनोरमा का चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है द लास्ट लेसन, उसकी समरी अपन आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। द लास्ट लेसन है, ये क्या है बच्चों, एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल स्टोरी है। और इसके जो राइटर है उसका नेम क्या है, अल्फोंस डोडेट। तो इस स्टोरी के बारे में अपन यानी कि बच्चों बात करें, द स्टोरी जिसका नेम क्या है द लास्ट लेसन, और द लास्ट लेसन जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, आखिरी पाठ। तो इस चैप्टर में इस समरी के अंदर अपन जानेंगे कि आखिरी पाठ किसका है, किसने क्यों दिया लास्ट लेसन, किसको दिया, इस चैप्टर के अंदर अपन जानने वाले हैं। साथ ही बच्चों बात करें, ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो क्या है, इज ए ब्लेंड ऑफ सेवरल थीम्स। कि दिस शॉर्ट स्टोरी, ये जो यानी कि छोटी जो कहानी है, इज ए ब्लेंड ऑफ, किसका मिश्रण है, सेवरल थीम्स, बहुत सारी थीम्स का मिश्रण है। इसमें बहुत ज्यादा यानी कि थीम्स है। लाइक जैसे कि अपन पहली थीम क्या बोल सकते हैं, ये किस थीम पे यानी कि बना हुआ है, लाइक वंस लव, किसी का प्रेम, फॉर किसके प्रति, अपनी लैंग्वेज एंड कल्चर के प्रति। दूसरा अपन अगर बात करें वो किस थीम पे है, द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन, किसके बीच, टीचर एंड ही स्टूडेंट्स के बीच, जो कि हमेशा रहता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच एक इमोशनल बॉन्ड रहता है, लेकिन वो चरम सीमा पे कब पहुंच जाता है इमोशनल बॉन्ड टीचर और स्टूडेंट्स के बीच, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। मतलब जब विदाई का समय आता है तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का यानी जो बॉन्ड है वो एकदम से अटूट हो जाता है। साथ ही बच्चों इस स्टोरी के अंदर अपन जानेंगे कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक मानव प्रवृत्ति होती है, जिसमें यानी कि मैन है वो ऑलवेज थिंक्स दैट, हमेशा सोचता है कि ही हैज प्लेंटी ऑफ टाइम, उसके पास बहुत ज्यादा समय है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी काम होता है तो ज्यादातर मनुष्य क्या सोचता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, इस काम को मैं क्या कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल पे छोड़ देते हैं। और जो व्यक्ति कल पे काम छोड़ देता है उसका कल है वो कभी यानी कि नहीं आता है, और वह समय यानी कि आ जाता है, समय बीत जाता है, और समय बीत जाने के बाद उसे केवल क्या मिलता है, अफसोस मिलता है। पछतावे के अलावा उसे और कुछ नहीं मिलता है। बाद में उसे यानी कि अफसोस होता है कि उस समय मैं ये कर लेता तो आज यानी कि कुछ और होता। तो इस तरह की ये एक स्टोरी है बच्चों, बहुत ही शानदार स्टोरी है। इस स्टोरी की अपन समरी पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स के माध्यम से अपन यानी कि समरी पढ़ेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्टोरी है बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। तो देखिए, सबसे पहले अपन अगर बात करें द लास्ट लेसन, इसकी समरी पढ़ रहे हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसके यानी कि स्टोरी है, इसके अंदर क्या है, करेक्टर, पात्र की अगर बात करें, इस स्टोरी के करेक्टर्स कौन कौन है, तो सबसे पहले यानी कि बात करें तो मेन इसके अंदर जो करेक्टर है वो कौन है, द फ्रेंच है। फ्रेंच क्या है बच्चों, एक छोटे लड़के का नाम है, एक स्कूल बॉय है, और जो कि साथ में क्या है, द नरेटर भी है, इस कहानी को कहने वाला है। मतलब इसके राइटर अल्फोंस डोडेट है, इसके द्वारा ये लिखित है, लेकिन ये स्टोरी नरेट कौन कर रहा है, वर्णन कौन कर रहा है, तो वर्णन कर रहा है द फ्रेंच, जो कि एक स्कूल यानी कि लड़का है, और वह इस कहानी को यानी कि नरेट कर रहा है। तो पहला करेक्टर हुआ द फ्रेंच। दूसरा जो मेन करेक्टर है वो कौन है, एम हेमल, जो कि कौन है, द फ्रेंच टीचर, एक फ्रेंच टीचर है, एक फ्रेंच लैंग्वेज को यानी कि पढ़ाने वाला क्या है, एक टीचर है। तो दो इन करेक्टर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यानी कि बात करें, ये जो स्टोरी है इसकी सेटिंग कहाँ हुई है, कहाँ रची गई है ये स्टोरी। तो स्टोरी बच्चों यानी कि ये जो स्टोरी है वो कहाँ रची गई है, अल्सेक के अंदर। अल्सेक क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है इन फ्रांस के अंदर क्या होता है, क्या है, अल्सेक एक जिले का नाम है, और उस अल्सेक के अंदर ये जो स्टोरी है जिसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन, इसको यानी कि रचा गया है। बात करें टाइम, स्टोरी यानी जो रची गई है उस कौन सा समय था, तो टाइम बता दूं, फ्रैंको पर्शियन वॉर,
फ्रैंको पर्शियन का जब युद्ध हुआ था कब, 1871 को। कहने का मतलब क्या है, ये स्टोरी कब यानी कि बनी गई, कब सेट की गई, जब फ्रैंको मतलब फ्रांस और पर्सा का, पर्सा मीन्स जर्मनी, फ्रांस और पर्सा का युद्ध हुआ था कब, 1870-71 के अंदर। उस समय की ये कहानी क्या है, सेट की गई है। और उसमें यानी कि बच्चों क्या देखने को मिलता है, जब फ्रांस और पर्सा का, जर्मनी का युद्ध होता है, उसमें यानी कि पर्सिया है वो डिफीट्स फ्रांस, किसको हरा देता है, यानी फ्रांस को यानी कि हरा देता है। जर्मनी है वो किसको हरा देती है, फ्रांस को हरा देती है। तो दोबारा थोड़ा चर्चा कर ले। इसमें दो कैरेक्टर है, फ्रेंच जो कि नरेटर है, एक स्कूल बॉय है, दूसरा अगर बात करें वो कौन है, एम हेमल जो कि टीचर है और फ्रेंच लैंग्वेज यानी पढ़ाता है, और ये एम हेमल है वो ही अपना लास्ट लेसन देता है। अब बात करें कहानी की सेटिंग कहां हुई है, कहानी की सेटिंग है अल्सेक के अंदर। अल्सेक क्या है बच्चों, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और डिस्ट्रिक्ट कहां, कौन से जिले का, यानी फ्रांस के अंदर क्या है एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम, वहां ये कहानी की ये सेटिंग हुई है। टाइम कौन सा है, टाइम है फ्रैंको पर्शियन वॉर, कि फ्रांस और पर्सा का जो युद्ध हुआ उस समय की ये बात है, कब हुआ था, 1870-71 के अंदर। और युद्ध का परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, उसमें पर्सिया ने डिफीट कर दिया किसको, फ्रांस को। तो अब देखिए स्टोरी क्या घटती है, स्टोरी स्टार्ट होती है यहां से। तो सबसे पहले यानी कि क्या होता है कि फ्रेंच ऑन हिज वे टू स्कूल, कि फ्रेंच है वो अपने स्कूल के वे पे है, स्कूल के मार्ग पे है। तो सबसे पहले यानी कि स्टोरी क्या स्टार्ट होती है कि फ्रेंच है वो अपने यानी कि स्कूल है वो जाता है, लेकिन स्टार्ट्स लेट, देरी से रवाना होता है स्कूल के लिए। क्या होता है, देरी से रवाना होता है। और वह ड्रीड्स ऑफ स्कोल्डिंग, वह डरा हुआ है कि उसे स्कोल्ड किया जाएगा, उसे डांट लगाई जाएगी, फटकारा जाएगा। कहने का मतलब कहानी की शुरुआत होती है कि फ्रेंच है वो क्या कर रहा है, स्कूल यानी कि जा रहा है, लेकिन क्या होता है वो स्कूल जाते समय यानी कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है। बहुत ज्यादा डरने का बच्चों दो कारण है। एक तो क्या है कि फ्रेंच स्कूल जिस दिन जाता है वो क्या करता है, स्टार्टेड लेट, लेट रवाना हुआ। दूसरी यानी कि बात क्या है, ड्रीड्स ऑफ स्कोल्डिंग, उसे यानी कि डर लग रहा था फटकार का। फटकार किसकी, कि उसका जो टीचर था एम हेमल, उसने फ्रेंच को यानी कि ये कहा था कि कल मैं आपसे पार्टिसिपल पे क्या करूंगा, क्वेश्चन करूंगा। और फ्रेंच ऐसा लड़का था जिसके पार्टिसिपल का एक वर्ड भी याद नहीं था, तो उसे डर लग रहा था स्कूल यानी कि जाने से। एक तो डर था फ्रेंच को कैसा, कि वह लेट था, कि एम हेमल जाते ही डांटेगा। नंबर दूसरी बात कि फ्रेंच को जाते ही एम हेमल उसे क्या करेगा, पार्टिसिपल पे क्वेश्चन करेगा, और उसे पार्टिसिपल का एक वर्ड भी याद नहीं था, इसलिए वह डरा हुआ था। तो पहले तो वह क्या करता है, यानी कि वह सोचता है कि यानी कि घर यानी कि रुक जाए, लेकिन बाद में सोचता है कि नहीं, घर नहीं, मैं यानी कि स्कूल जाऊंगा। और वह क्या करता है, जैसे वह स्कूल यानी कि रवाना होता है, वह अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, वो अट्रैक्ट होता है, फैसिनेटेड होता है किसकी ओर, ब्राइट डे, कि दिन बड़ा चमकीला था, दिन बड़ा यानी कि ब्राइट था। चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स की चहचहाट, सोल्जर्स ड्रिलिंग यानी कि एट द बैक ऑफ सामिल्स। कहने का मतलब क्या है कि वो अब क्या करता है, यानी कि स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। फ्रेंच जैसे स्कूल के लिए यानी कि रवाना हो जाता है, हालांकि पहले डर था, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, वो सारी चीजों को छोड़ के स्कूल के रवाना हो जाता है। और जंगल से जैसे यानी वह गुजर रहा होता है, क्योंकि वह क्या करता है, एक टाउन में पढ़ने के लिए जाता है, और टाउन में जाने के लिए उसे जंगल से होते हुए गुजरना पड़ता है। तो वह जंगल के अंदर क्या करता है, कुछ दृश्य देखता है, उससे फैसिनेटेड हो जाता है, और वह दृश्य उसको आकर्षित कर लेता है। और वह दृश्य यानी कि जैसे क्या था, ब्राइट डे, दिन बड़ा ब्राइट था, सूर्य तेज चमक रहा था। दूसरी यानी कि बात करें, यानी कि बर्ड्स है वो क्या कर रहे थे, चिरपिंग, चहचहा रहे थे, एट द एज ऑफ द वुड, वुड के यानी कि एज पे। कहने का मतलब पक्षी चहचहा रहे थे, ये भी उसे आश्चर्यचकित किया। तीसरी बात वो क्या देखते हैं कि जो पर्शियन जो सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, क्वाइद कर रहे थे एट द बैक ऑफ सामिल, यानी कि जंगल के अंदर ही क्या थी, आरा मशीन थे, उसके पीछे पर्सा के सैनिक क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। यह दृश्य उसे बहुत ज्यादा टेम्प्ट करता है कि वह इन रुके और इन दृश्यों को देखे, लेकिन फ्रेंच इनका रेजिस्ट करता है और वह सीधा स्कूल की ओर जाने लगता है। तो ये क्या है, रास्ते की आने की बात है।
अब क्या होता है, वो जंगल को पार करते हुए, मतलब ये सारे इधर से उसे अट्रैक्ट करता है कि आप रुको और मुझे देखो, लेकिन वो उसका यानी रेजिस्ट करता है और वो वहां से चला जाता है। अब फ्रेंच कहां जाता है, अब टाउन में आ जाता है, और टाउन में वो क्या कर रहा है, पासिंग द टाउन हॉल्स। जैसे ही वॉज पासिंग द टाउन हॉल्स, फ्रेंच क्या कर रहा होता है, टाउन हॉल को पास कर रहा होता है, तो वह क्या देखता है, ही सीज ह्यूज क्राउड। क्या देखता है, ही सीज ह्यूज क्राउड, बहुत ज्यादा यानी कि भीड़ देखता है, वो बहुत ज्यादा क्या देखता है, भीड़ देखता है, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। यानी टाउन हॉल के सामने क्या था, बुलेटिन बोर्ड था, सूचना पट लगा हुआ था, और उनके सामने यानी वो क्या देखता है, बहुत ज्यादा यानी भीड़ देखता है। कहने का मतलब क्या है, उस समय ज्यादा कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, कोई न्यूज वगैरह यानी कि होती थी तो एक बुलेटिन बोर्ड पे लगा दी जाती थी। तो वो जैसे स्कूल जा रहा है तो वो एक टाउन हॉल के पास से गुजरता है, और क्या देखता है वो, सीज ह्यूज क्राउड। क्या देखता है, बहुत ज्यादा भीड़ देखता है, फॉर द लेटेस्ट न्यूज। और वह क्या समझता है कि ये भीड़ है, वो शायद क्या देख रही है, कोई लेटेस्ट न्यूज आई है, कि कोई यानी कि न्यूज आई है, और वह न्यूज के अंदर यानी वो देख रहा है, ऐसा यानी कि वह सोचता है, लेकिन वह रुकता नहीं है। और इसी बीच रिचेज स्कूल एंड गेट शॉक्ड। इसी बीच क्या करता है, वो सोचता सोचता फ्रेंच है वो कहां पहुंच जाता है, स्कूल के पास पहुंच जाता है, और गेट शॉक्ड, और स्कूल जाने के बाद एकदम से शॉक लगता है, सदमा लगता है। तो अपन ने पढ़ा, फ्रेंच देरी से रवाना होता है, उसे डर लग रहा होता है, एक तो वह लेट था, दूसरी बात यह थी कि उसे पार्टिसिपल के रूल याद नहीं थे। जंगल से यानी कि गुजर रहा होता है, तो कुछ इधर से उसे टेम्प्ट करते हैं, लेकिन वो उनका रेजिस्ट करता है और सीधा यानी कि स्कूल की ओर बढ़ता है। और जैसे ही टाउन हॉल में आता है तो ही सेज, वह क्या देखता है, ह्यूज क्राउड देखता है इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड के यानी कि सामने। और वह सोचता है कि ये जो लोग हैं वो शायद क्या है, कुछ न्यूज देख रहे होंगे, ऐसा वो सोचता है। और इतने में वह क्या करता है, सोचता सोचता स्कूल पहुंच जाता है, और क्या होता है, वहां स्कूल पहुंचने के बाद एकदम से शॉक होता है, सदमा लग जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट, जैसे स्कूल पहुंचता है तो क्या होता है, अनयूजुअल थिंग्स इन स्कूल। स्कूल पहुंचता है तो वह अनयूजुअल थिंग्स देखता है, असामान्य यानी चीजें देखता है स्कूलों के अंदर। स्कूल जैसे ही देखता है तो अनयूजुअल थिंग्स है उनको नोटिस करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी निकलेगा बच्चों यहां पे कि फ्रेंड्स क्या अनयूजुअल थिंग्स है, उसको वो नोटिस किया जैसे ही वो स्कूल पहुंचा। तो स्कूल जैसे ही पहुंचता है तो सबसे पहले वह क्या देखता है, यूजुअली ग्रेट नॉइज। यानी सामान्यतः स्कूल जब लगता है तो बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, बट टुडे ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज एकदम शांत था, स्टिल एंड क्वाइट, स्थिर और शांत था, लाइक संडे मॉर्निंग। कहने का मतलब जब भी यानी कि स्कूल लगता है तो हमेशा शोरगुल रहता है, चाहे तो बैक बेंचेज, जो बेंचेज है उनका ओपनिंग हो और यानी कि क्लोजिंग की यानी कि आवाज हो, या बच्चे यानी लेसन जोर जोर से यानी कि दोहरा रहे होते हैं उनकी आवाज हो। लेकिन जैसे ही आज वो पहुंचा तो अनयूजुअल थिंग्स क्या देखा स्कूल के अंदर, वो देखा कि सामान्यतः जो ज्यादातर शोरगुल रहता है, आज वहां क्या था, लाइक संडे मॉर्निंग की तरह था, एकदम शांति थी। नंबर 2 चीज क्या देखता है, जैसे ही वो क्लास में जाता है क्या देखता है कि टीचर हैज पुट ऑन पार्टी वियर ड्रेस, कि टीचर आज क्या पहना हुआ था, एक स्पेशल ड्रेस पहना हुआ था, पार्टी वियर ड्रेस पहना हुआ था, जिसे वह केवल कब पहनता था, या तो कोई इंस्पेक्शन वाले दिन पहनता था या कोई प्राइज डे वाले दिन पहनता था। तो वह मानता है कि आज न तो कोई इंस्पेक्शन वाला दिन है, न प्राइज डे वाला दिन है, और फिर भी क्या है, उसने यानी कि पार्टी वियर ड्रेस पहन रखी है। तो वो बड़ा आश्चर्य में था कि आज ये हो क्या रहा है, फ्रेंच एकदम से यानी कि अनजान था कि आज ये क्या हो रहा है। और साथ ही क्या देखता है क्लास में कि विलेजर्स आर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज, कि आज गांव वाले बैठे थे बैक बेंचेज में। जैसे ही क्लास में जाता है गांव वाले पीछे की बेंचेज पे बैठे थे, पीछे की बेंच जो कि हमेशा क्या रहती थी, खाली रहती थी, उस बेंच पे कौन बैठे थे, गांव वाले बैठे थे। तो उन्हें ये चीज देख करके बड़ी हैरानी होती है। और साथ ही सबसे बड़ी बात क्या है, एम हेमल डजंट स्कोल्ड फ्रेंच, आज एम हेमल ने फ्रेंच को नहीं फटकारा, हमेशा फटकारता है जब भी वो लेट आता है, लेकिन आज नहीं फटकारा। तो ये अनयूजुअल थिंग्स नोटिस की उसने स्कूल के अंदर। और अब देखिए क्या होता है, जैसे यानी वो क्लास में बैठ जाता है, ये सोच रहा है कि आज ये क्या हो रहा है, टाउन हॉल के आगे इतनी ज्यादा भीड़, टीचर पार्टी वेयर ड्रेस के अंदर, गांव वाले पीछे की सीट पे बैठे हैं, सारे बच्चे यानी कि सैड लग रहे थे, एकदम सीरियस लग रहे थे। तो ये आज ये सब कुछ कैसा। इतने में क्या होता है, एम हेमल अनाउंसमेंट, एम हेमल क्या करता है, एक अनाउंसमेंट करता है। अनाउंसमेंट क्या करता है एम हेमल, जो कि उसका टीचर है, कि इट इज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन,
कि ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है, कि ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है जो यानी कि आज पढ़ने वाले हैं, उसके बाद फ्रेंच लेसन नहीं पढ़ाया जाएगा। बिकॉज क्योंकि आखिरी फ्रेंच लेसन क्यों है? एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, एक आदेश आया है बर्लिन से टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन पढ़ाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इन दो लाइनों को अगर हटा लिया जाए इस चैप्टर से कुछ नहीं बचेगा। वो क्या कहता है? अनाउंसमेंट करता है कि इट इज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है। आखिरी फ्रेंच लेसन ये है कि ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर है वो हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आया है टू टीच ओनली जर्मन, कि जर्मन पढ़ाया जाएगा इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, अल्सेक और लोरेन के स्कूलों में। बच्चों मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ था, यानी कि फ्रांस और पर्सा का युद्ध हुआ था, फ्रांस और जर्मनी का युद्ध हुआ था 1870-71 में, और उसमें यानी कि पर्सा ने, जर्मनी ने किसको हरा दिया? फ्रांस को हरा दिया। और जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम, एक का नाम है अल्सेक और एक का नाम क्या है? लोरेन। उन दोनों डिस्ट्रिक्ट को किसने अंडर में कर लिया? अपने, यानी कि उस जर्मन ने कर लिया, मतलब जर्मन ने अपने अंडर में कर लिया। और जर्मन ने जैसे ही अल्सेक और लोरेन दोनों जिलों को अंडर में कर लिया, तो अब बर्लिन जो कि क्या है? जर्मन के अंदर ही है। तो बर्लिन से अब आदेश आया है कि टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन पढ़ाई जाए इन द स्कूल्स ऑफ, कहां? इन द स्कूल्स ऑफ लोरेन एंड अल्सेक, अल्सेक और लोरेन जिले के अंदर। कहने का मतलब अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, और वहां पढ़ाने वाला जो एम हेमल है, अब उसको यहां से जाना होगा। यह उसका आखिरी लेसन है, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस पे जो जीत जो हासिल कर ली है, यह बात बोली। अब यह शब्द सुनते ही फ्रेंच फीलिंग्स चेंज, फ्रेंच की जो फीलिंग्स थी वो एकदम से चेंज हो गई, बदल गई। कैसे बदलती है? सबसे पहले टीचर्स वर्ड्स आर ए थंडरक्लैप, टीचर्स के जो शब्द थे वो थंडरक्लैप की तरह पड़े, बिजली की तरह गरजे। टीचर ने क्या बोला? इट इज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है जो मैं आपको देना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस आखिरी लेसन को सुने, ऐसा टीचर बोलता है। ये शब्द फ्रेंच के ऊपर बिजली की तरह गिरे। क्या चेंजिंग आता है? फ्रेंच फील सॉरी, और ये शब्द सुनते ही फ्रेंच सॉरी फील करता है फॉर इग्नोरिंग ही स्टडीज, कि मैंने अपनी स्टडीज को, लेसन्स को इग्नोर किया, इसके लिए वो क्या करता है? सॉरी फील करता है। कहने का मतलब मैं हमेशा कल पे छोड़ देता था कि कल याद कर लूंगा, और कल कल करते देखिए कैसी कंडीशन आ गई है। आज फ्रेंच लैंग्वेज ही क्या हो गई है? फ्रेंच भाषा ही उसको हटा दिया गया है। तो फ्रेंच में परिवर्तन क्या आता है? सॉरी फील करता है कि वो इग्नोरिंग कर रहा था अपनी स्टडी को, और बुक सीम्स टू बी एन ओल्ड फ्रेंड, और फ्रेंच की वो किताबें जो कुछ समय पहले जब वो स्कूल आ रहा था तो एकदम हेवी नजर आ रही थी, भारी नजर आ रही थी, ले जाने में यानी कि उसे यानी कि वजन लग रहा था, लेकिन वो ही किताबें हैं वो सिम कैसे प्रतीत हुई? टू बी ओल्ड फ्रेंड, पुरानी मित्र की तरह प्रतीत हुई। पुराने मित्र जिसको गिव अप नहीं किया जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही वो फ्रेंच की जो किताबें थी अब उसे कैसे लगने लगी? यानी पुराने मित्र की तरह लगने लगी। और फॉरगेट, और फ्रेंच है वो फॉरगेट्स, भूल जाता है। किसको भूल जाता है? द स्ट्रिक्टनेस ऑफ हिज टीचर, अपने टीचर की जो स्ट्रिक्टनेस थी। कुछ समय पहले वो सोचता था कि उसका टीचर क्रेजी है, सनकी है, पागल है, ये सारी चीजों को वह भूल जाता है, और कैसा फील करता है? सॉरी फील करता है। तो इस तरह से यानी कि अपन ने 4 पार्ट पढ़ा। 5वां पार्ट यानी कि देखिए अब आगे क्या होता है। देखिए जैसे ही एम हेमल अनाउंसमेंट कर देता है, उसके बाद फ्रेंच की जो फीलिंग्स थी उसमें एकदम से बदलाव आ जाता है, एम हेमल के प्रति, स्कूल के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति। उसके बाद देखिए क्या होता है। इतने में 5 नंबर जो पॉइंट है जिसका नाम है एम हेमल है, वो कॉल्स फ्रेंच, अब फ्रेंच को पुकारता है टू रिसाइट, दोहराने की। जैसे कि एम हेमल ने उन्हें कहा था कि कल मैं आपसे पार्टिसिपल पे क्या करूंगा? क्वेश्चन करूंगा, आपको लर्न करके आना है। और शुरुआत में ही एम हेमल फ्रेंच है वो ये कह चुका है कि उसको पार्टिसिपल का एक वर्ड भी यानी कि लर्न नहीं है, इसलिए उन्हें डर लग रहा था स्कूल जाने से। दूसरी बात क्या थी? वो लेट था। अब इतने में क्या होता है, वो ये बताता है कि मेरा आखिरी लेसन है, मैं चाहता हूं कि आप इस लेसन को यानी कि सुने। और आखिरी लेसन का कारण क्या था कि बर्लिन से आदेश आया है कि टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन पढ़ाया जाए इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन। उसके बाद
फ्रेंच है वो एकदम से यानी कि चेंज हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है और सॉरी फील करता है। और अब इतने में जब वो ये सॉरी फील कर रहा होता है मन ही मन बैठा बैठा, इतने में एम हेमल है फ्रेंच को पुकारता है कि अब आपकी बारी, कि अब आप सुनाइए। और जैसे कि यानी फ्रेंच ने बताया था कि मेरे को कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रेंच कोशिश करता है कि मैं मेरे टीचर को क्या करूं, यानी सब कुछ बढ़िया तरीके से ऊंची आवाज में यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका यानी कि जवाब दूं, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि आखिरी बार लास्ट टाइम में मैं फ्रेंच मेरे टीचर को यानी कि निराश नहीं करना चाहता। लेकिन फ्रेंच क्या करता है, फ्रेंच मिक्सेज अप, फ्रेंच है वो एकदम मिक्स कर देता है, सब कुछ गोल मथोड़ कर देता है। कहने का मतलब क्या है, वो जैसे यानी बोलता है पहले वर्ड में मिक्सअप कर देता है, याद नहीं रहता है उसे, और क्या करता है और अपना सर है वो नीचे यानी कि करके खड़ा हो जाता है। बहुत ज्यादा यानी कि डरा हुआ था, शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, लेकिन फ्रेंच आज उसको बिल्कुल भी यानी कि नहीं फटकारता है। कहने का मतलब वो एकदम मिक्सअप कर देता है, सुना नहीं पाता है जो पार्टिसिपल पे उन्हें क्वेश्चन किया जाता है। अब क्या करता है, एम हेमल ब्लेम्स हिम, उसे दोष ठहराता है। एम हेमल है वो फ्रेंच को यानी ब्लेम देता है कि आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है, जब भी मैंने पढ़ाया था आप यानी कि या तो स्लाइडिंग के ऊपर यानी फिसलने के लिए यानी कि चले जाते थे, या पक्षियों के अंडे की तलाश में चले जाते थे। कहने का मतलब आपका लेसन में ध्यान नहीं रहता था, इसलिए आपके लर्न नहीं है। किसको ब्लेम देता है एम हेमल, फ्रेंच को ब्लेम देता है, हिज पेरेंट्स, उनके यानी कि माता पिता को ब्लेम देता है कि आपके माता पिता भी कम नहीं है कि आप यानी फ्रेंच नहीं सीख सके। इसका कारण क्या है, आपके माता पिता का भी हाथ है, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है, चिंतित नहीं है। वो ये मानते हैं कि कौन सा एक दिन यानी पढ़ाई नहीं करेगा तो कुछ बिगड़ जाएगा, और वह कुछ पैसों की खातिर आपको यानी मिल्स में ले जाते हैं, खेतों में काम करवाते हैं। बहुत सारे यानी कि गार्जियन देखते हैं बच्चों को, ये सोचते हैं कि एक दिन यानी स्कूल के अंदर नहीं जाएगा बच्चा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 2 दिन यानी कि खेत के अंदर काम करवाए या मिल में काम करे तो कुछ पैसा यानी लेके आएगा, कुछ उनकी हेल्प हो जाएगी। और साथ में वह क्या करता है, एंड आल्सो हिमसेल्फ, और वह किसको ब्लेम देता है, खुद को भी ब्लेम देता है कि मैं भी आपको यानी कि नहीं पढ़ा पाया, मैं आपको यानी कि सही ढंग से यानी कि नहीं पढ़ा पाया। मैं भी यानी जब क्लास होती थी तो आपको यानी कोई ना कोई काम बाजार में भेज देता था, गार्डन में यानी कि वाटर डालने के लिए यानी कि पानी भेज देता, लगा वाटर डालने के लिए आपको भेज देता था, इसलिए आप यानी कि फ्रेंच लर्न नहीं कर पाए। तो ऐसा वो क्या करता है, सबको एम हेमल है वो यानी कि दोषी ठहराता है, यानी कि फ्रेंच को भी, उसके यानी कि पेरेंट्स को भी और खुद को भी, कि मैं भी यानी कि कुछ लापरवाही बरती, इसके कारण यानी कि वह हम सीख नहीं पाए। अब आगे क्या कहता है, एम हेमल इंपोर्टेंट लाइन क्या करता है, प्रेजेस फ्रेंच लैंग्वेज, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसकी प्रशंसा करता है। एम हेमल क्या करता है, उसके बाद यानी फ्रेंच लैंग्वेज है उसकी प्रशंसा करता है। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहता है कि ये सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल है, फ्रेंच लैंग्वेज सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड के अंदर, सबसे क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट है, मोस्ट लॉजिकल है। ऐसा कौन बोलता है, एम हेमल अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोलता है, जिसका यानी वह आखिरी लेसन दे रहा है। और वह एडवाइसेस ऑल, सबको सलाह देता है टू गार्ड इट, कि आप इस लैंग्वेज की गार्ड करना, रक्षा करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, कैसे प्रशंसा करता है कि फ्रेंच लैंग्वेज है वो क्या है, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर सबसे खूबसूरत यानी कि लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट है, मोस्ट लॉजिकल है। और वह हमें क्या एडवाइस देता है कि वी मस्ट गार्ड इट, हमें क्या करना चाहिए, इस लैंग्वेज की गार्ड करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, ऐसा यानी कि वह बोलता है। और वह क्या कहता है बीच में कि अगर आपको अपनी भाषा पे पकड़ है तो ये मान लीजिए आपके पास क्या है, प्रिजन की चाबी है, जेल की चाबी है, कि बाई चांस क्या है कि आप यानी जेल में चले गए हो किसी कारणवश, अगर आपको अपनी भाषा आती है तो ये समझ लीजिए कि आप तुरंत जेल से यानी कि छूट जाओगे। तो कहने का मतलब जिस देश में आप रह रहे हो उस देश की यानी कि आपको भाषा आनी जरूरी है। हम हिंदुस्तानी है तो हमें इंग्लिश नहीं तो हिंदी भाषा जरूर आनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कहीं विदेश, और वह ये भी कहता है कि आप विदेश चले जाओगे और अपने आप को बताओगे कि आप कौन हो, कि फ्रेंचमैन, तो आप यानी फ्रेंचमैन होने का नाटक कर रहे हो, क्योंकि न तो आपको फ्रेंच भाषा लिखनी आती है और न बोलनी आती है, तो आप काहे के यानी फ्रेंचमैन। तो कहने का मतलब जिस देश में रह रहे हो उसकी आपको मातृभाषा लिखनी, पढ़नी, समझनी सब आनी चाहिए। हम जिस देश में रह रहे हैं इंग्लिश तो नहीं, लेकिन हिंदी भाषा जरूर आनी चाहिए सबको। लेकिन बहुत सारे यानी कि ऐसे यानी कि घर है इस देश में भी यानी कि जो हाई फाई यानी लोग हैं, उनके बच्चे यानी हिंदी
का एक कै तक नहीं जाते, वो इंग्लिश यानी कि जानते हैं, तो उनके लिए है खास तौर से कि अपनी भाषा को यानी कि रिस्पेक्ट करें, उनकी कदर करें। अगर आपकी भाषा पे आपके पकड़ है तो ये मान लीजिए आप अगर बाई चांस किसी कारणवश जेल में चले जाते हो तो जेल से निकलने की आपके पास क्या है, चाबी है, ऐसा वो कहता है। उसके बाद यानी एक के बाद एक पीरियड आते हैं, तरह तरह के यानी कि लेसन्स होते हैं, और बीच बीच में यानी कि फ्रेंच क्या देखता है कि आज सारे के सारे काम पे लगे हुए थे, सारे स्टूडेंट्स काम पे लगे हुए थे, जो गांव के कुछ लोग आए हुए थे वो भी आज सारे के सारे सीरियस थे, सैड थे, सब के सब काम में लगे हुए थे, एकदम शांति थी। और वह क्या देखता है, गेट्स एवरीथिंग मोटिवलेसली। बीच बीच में फ्रेंच क्या देखता है कि एम हेमल है वो बेटा बेटा क्या करता है, गेट्स एवरीथिंग मोटिवलेसली, एकदम गतिहीन होकर के प्रत्येक चीज को गेज करना चाहता है, प्रत्येक चीज को कैप्चर करना चाहता है। जो उन्होंने वहां पे वर्क फॉर 40 ईयर्स, कहने का मतलब उन्होंने जो 40 साल तक वहां पे जो सेवा दी थी, तो वह क्या करता है, जाने से पहले उस स्कूल के अंदर क्लासरूम में जो जो चीजें हैं, जो जो उन्होंने सेट की थी उससे पहले थी, उस सारी चीजों को यानी अपने कैप्चर करना चाहता है, अपने दिमाग में फिक्स करना चाहता है, ऐसा यानी कि वो महसूस करता है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, अब लास्ट आ चुका है, सारे यानी कि लगे हुए हैं, सब के सब यानी कि पढ़ाई के प्रति सीरियस, बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा यानी कि ये बोल सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पश्चाताप कर रहे हैं कि काश वो कुछ समय पहले अगर ये फ्रेंच सीख लेते तो आज उन्हें ये दिक्कत नहीं होती। अब वो अपने आप को कह रहे हैं फ्रेंचमैन, लेकिन उन्हें न तो फ्रेंच लिखनी आती है, न बोलनी आती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो आप भी, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है जो कि हमेशा ये कहता रहता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हम बाद में कर लेंगे। तो आप यानी कि बाद में कोई काम न छोड़े, जो काम करना है वो उसी समय उसी दिन यानी कि करे, ताकि बाद में आपको पछताना न पड़े। आज सारे गांव वाले और फ्रेंच है वो फीलिंग सैड, कैसा फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं कि वो यानी कि अपनी भाषा को क्या नहीं कर पा रहे हैं, यानी सीख नहीं पाए, और वह भाषा जो कल पे छोड़ देते थे, कल कल करते वो समय आ गया और वो भाषा ही यानी कि वहां से हटा दी गई है। तो अब देखिए क्या होता है, डिसमिसिंग द क्लास। अब वो क्लास को डिसमिस करता है लास्ट में, एक के बाद एक लेसन होते हैं, और लास्ट में देखिए क्या होता है, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। जैसे ही चर्च की घड़ी 12 बजाती है, यानी कि क्या होता है, चर्च की घड़ी में यानी कि 12 बजते हैं, एक भक्ति की घंटी लगती है, इसमें एक आरती होती है चर्च के अंदर, उसमें जैसे यानी कि वो 12 बजते हैं, तो क्या होता है, एम हेमल गेट्स इमोशनल हो जाता है। एम हेमल क्या हो जाता है, एकदम इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है, क्योंकि 12 बज गया है, छुट्टी होने का टाइम हो गया है, और ये अब क्या है, उसका टाइम है, मतलब पूरा हो गया है, अब वो और लेक्चर यानी नहीं दे पाएंगे। इमोशनल हो जाता है और अनेबल टू स्पीक, एकदम से अनेबल हो जाता है बोलने में, असमर्थ हो जाता है बोलने में, बोल नहीं पाता, इतना ज्यादा भावुक हो जाता है। लेकिन वो क्या करता है, बोल तो नहीं पाता है, वो अब क्या करता है, राइट करता है, लिखता है, एक चौक का टुकड़ा उठाता है और बोर्ड पे जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकता है वो लिखता है विव ला फ्रांस। फ्रेंच भाषा में लिखता है विव ला फ्रांस, जिसका मतलब क्या है, फ्रांस की जय हो, फ्रांस क्या हो, जिंदाबाद। मतलब क्या, चौक का टुकड़ा उठाता है, बोलने में अनेबल है, वो इतना इमोशनल हो जाता है लास्ट में विदाई के समय। और एम हेमल मुड़ता है बोर्ड की तरफ और बड़े से अक्षरों में क्या लिख देता है, विव ला फ्रांस, फ्रांस की जय हो, फ्रांस अमर रहे, ऐसा वो लिखता है। और वह अब क्या करता है, लीन अगेंस्ट द वॉल, दीवार की तरफ झुक जाता है लास्ट में, एंड डिसमिस द क्लास, क्लास को डिसमिस कर देता है विद ए गेस्चर, इशारे से ही। मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो बोल नहीं पाता है, दीवार की तरफ क्या करता है, अपने आप को झुका लेता है और इशारे से यानी कि कह देता है, यानी कि डिसमिस द क्लास, यू मे गो, अब आप जा सकते हो। तो बच्चों इस तरह से यानी कि वह क्या करता है, ये स्टोरी बड़ी यानी कि लास्ट में भावुक हो जाती है, सबके सब यानी कि उदास, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समरी है वो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे आप नए हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।